पिछले कुछ दिनों से हिंद महासागर में जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब किसी हॉलीवुड की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके जो असल मायने हैं वो बहुत ही डरावने और वास्तविक हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम समंदर की गहराइयों में बिछी एक ऐसी कूटनीतिक बिसात पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सही कहा। मैं सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बता दूं कि हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य स्रोत वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रिपोर्ट का ट्रांसक्रिप्ट है। हम उसी के आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि श्रीलंका के तट से कुछ ही दूरी पर अमेरिका ने ईरान के एक बेहद आधुनिक युद्धपोत जिसका नाम आइज डेना है, उसे हमेशा के लिए समंदर में दफन कैसे कर दिया। एक ऐसा युद्धपोत जो कुछ दिन पहले ही भारत का मेहमान था, वो अचानक शिकार कैसे बन गया। और इस पूरी घटना पर भारत की जो आधिकारिक चुप्पी है उसके कूटनीतिक मायने क्या हैं? ये बहुत ही जटिल विषय है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ दो देशों की नौसेनाओं के टकराने का नहीं है। ये उन संधियों और रिश्तों की अग्नि परीक्षा है जिसके बिल्कुल बीचों बीच भारत खड़ा है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि जो ये सन्नाटा छाया हुआ है वो वाकई बहुत कुछ कह रहा है। श्रोताओं को ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी सैन्य झड़प नहीं है। मतलब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक समुद्री सैन्य घटनाओं में से एक का विश्लेषण कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना। जी, जिस बेरहमी और सटीकता से आरएस डेना को डुबोया गया है, उसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की उस पूरी अवधारणा को ही तार-तार कर दिया है। इसी अवधारणा पर तो ग्लोबल ट्रेड टिका हुआ है ना? ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम पर प्रहार था जो नौसैनिक कूटनीति को सुरक्षित मानता है। तो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस खौफनाक दिन के घटनाक्रम को डिकोड करना होगा। ये हमला किसी दूर दराज के अनजान समंदर में नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। ये श्रीलंका के गाले शहर से मात्र 40 नॉटिकल मील दूर, और अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो कन्याकुमारी से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने बिना किसी चेतावनी के टॉर्पीडो से आरएस डेना पर वार किया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले को लेकर अमेरिका का जो रवैया रहा वो बेहद आक्रामक था। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने व्हाइट हाउस से बहुत ही गर्व के साथ एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इसे साइलेंट डेथ यानी खामोश मौत का नाम दिया। साइलेंट डेथ, ये शब्द अपने आप में बहुत क्रूर लगता है ना? क्योंकि जो आधुनिक टॉर्पीडो होते हैं वो जहाज की साइड में नहीं टकराते, वो जहाज के बिल्कुल नीचे जाकर फटते हैं। इससे जहाज की कील मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और जहाज बीच से टूटकर चंद मिनटों में सीधा समंदर की गहराई में समा जाता है और कोई बचने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी रणनीतियां आम थीं, लेकिन उसके बाद किसी दुश्मन के जहाज को इस तरह टॉर्पीडो से डुबोने की ये पहली घटना है। इतिहास में इससे पहले आखिरी बार 1982 के फॉकलैंड युद्ध में ऐसा हुआ था, जब ब्रिटेन की पनडुब्बी HMS कंकरर ने जनरल बेलग्रानो को डुबोया था। और उस साइलेंट डेथ की जो मानवीय कीमत है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आधुनिक ईरानी युद्धपोत पर 180 नौसैनिक सवार थे। जी, 180 लोग। और इनमें से केवल 32 लोगों को ही समंदर से जिंदा निकाला जा सका है, जिनका इलाज श्रीलंका के अस्पतालों में चल रहा है। 87 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं और दर्जनों नौसैनिक समंदर में ही लापता हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर उठता है। यही बात कूटनीति में आसानी से भुलाई नहीं जा सकेगी। देखो, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 18 बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि समुद्र में लड़ाई के दौरान अगर कोई जहाज डूबता है तो डूबते और घायल सैनिकों को बचाना सभी पक्षों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। बिल्कुल, चाहे दुश्मन हो। लेकिन इस घटना में अमेरिकी पनडुब्बी टॉर्पेडो दागने के बाद ईरानी सैनिकों को उसी समंदर में मरने के लिए छोड़कर वहां से निकल गई। ये जिनेवा कन्वेंशन का सीधा और निर्मम उल्लंघन है।
अगर श्रीलंका की नौसेना बिना देरी किए 40 नॉटिकल मील दूर जाकर बचाव कार्य में आगे नहीं आती तो शायद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत के डूबने की घटना तक सीमित नहीं है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक आम जिंदगी के नजरिए से देखें, मान लीजिए कि कोई किसी के घर मेहमान बनकर जाए, वहां एक शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले और उस घर से बाहर निकलते ही रास्ते में उस पर जानलेवा हमला हो जाए, तो उस मेजबान की क्या स्थिति होगी? बहुत ही असहज स्थिति होगी। वही तो। आरएस डिमरेना कोई गश्त लगाने वाला आम जहाज नहीं था। यह घटना से ठीक पहले 15 से 25 फरवरी के बीच विशाखापट्टनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन कार्यक्रम में भारत की नौसेना का आधिकारिक मेहमान था। ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील रणनीतिक पहलू है। विशाखापट्टनम में जो मिलन अभ्यास हुआ था उसका पैमाना बहुत विशाल था। 74 देशों ने भाग लिया था। 74 देश, जी। 85 जहाजों का बेड़ा था, जिसमें 19 विदेशी जहाज थे। कूटनीतिक नजरिए से अमेरिका भी इसका हिस्सा होने वाला था, लेकिन उसने आखिरी वक्त में अपना युद्धपोत हटा लिया और सिर्फ प्रतिनिधि भेजे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल अलग था। जी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद ईरान ने भारत की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा जताया। ईरान ने अपना सबसे आधुनिक फ्रिगेट डेना वहां भेजा। और ये मानवीय और कूटनीतिक विरोधाभास बहुत गहरा है। सोचिए, जिन 180 ईरानी नौसैनिकों पर यह जानलेवा हमला हुआ, वो कुछ दिन पहले ही भारतीय सड़कों पर घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। बिल्कुल, आतिथ्य का आनंद ले रहे थे। जी। 19 फरवरी को तो ईरान के नौसेना प्रमुख एडमिरल शहराम ईरानी खुद भारत आए थे और भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी से उनकी अच्छी मुलाकात हुई थी। और ठीक इसी वजह से रक्षा मामलों के जानकार इस घटना को बहुत ही अलग चश्मे से देख रहे हैं। ब्रह्मा चैलानी जैसे दिग्गजों का मानना है कि नौसैनिक कूटनीति में मेहमान पर हमला होना मेजबान के लिए कूटनीतिक दुसपना है। भारत की छवि को नुकसान। बिल्कुल, ये भारत की सॉफ्ट पावर और मैरीटाइम लीडरशिप की छवि पर एक सीधा प्रहार है। ये दुनिया भर की अन्य नौसेनाओं को संदेश देता है कि भारत के इतने बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका के लिए ये दुश्मन को खत्म करना हो सकता है, लेकिन ये भारत की कन्वीनिंग पावर यानी देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता को ठेस पहुंचाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब इतना बड़ा हमला बिल्कुल पड़ोस में हो जाए, आपके मेहमान पर हो जाए, तो नजरें इस बात पे टिक जाती हैं कि मेजबान क्या कह रहा है। जाहिर है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि भारत की चुप्पी। यहाँ श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी राजनीतिक रुख का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। सही बात है। अगर हम तथ्यों को देखें तो जिस दिन ये खबर फैली, भारत में होली का त्योहार था। भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक निंदा या शोक संदेश नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ एक जगह दखल दिया था। जी, जब एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने दावा किया कि अमेरिका भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है, तो विदेश मंत्रालय ने उसका फैक्ट चेक किया और उसे झूठा बताया। आधिकारिक सूत्रों ने, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी था, केवल इतना कहा कि 28 फरवरी को युद्ध की घोषणा के बाद ईरान ने भारत से कोई मदद नहीं मांगी थी। यानी तकनीकी तर्क दिया गया कि जहाज केवल 25 फरवरी तक मेहमान था। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और विशेषज्ञों ने तीखे सवाल उठाए हैं। रवीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत का 40% तेल आता है। ये लड़ाई हमारे बैकयार्ड में आ गई है। फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज स्थिति दिखाई दे रही है। और पूर्व राजदूत केसी सिंह का वो बयान भी बहुत प्रासंगिक है, जहां उन्होंने कहा कि चुप्पी कूटनीति नहीं होती। उनका इशारा यही था कि महाशक्तियों के खेल में किनारे खड़े रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। और अगर हम आसपास के देशों से तुलना करें तो ये विरोधाभास और गहरा हो जाता है। श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, श्रीलंका एक छोटा देश है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, फिर भी वहां के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने शोक व्यक्त किया। दिल्ली में ईरानी दूतावास में रूस के राजदूत ने अयातुल्ला खामेनी के लिए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। और भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं दिखा, जबकि 2024 में ईरानी राष्ट्रपति रईसी के निधन पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। इसके विपरीत जिस दिन ये त्रासदी घट रही थी, भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति को होली की शुभकामनाओं का जवाब दे रहे थे।
ये कूटनीतिक दबावों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये घटना सिर्फ एक जहाज के डूबने तक सीमित नहीं है। ये मध्य पूर्व में चल रहे उस भयानक युद्ध का विस्तार है जिसकी आंच अब भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। और ये सब अचानक नहीं हो रहा है। स्रोत में दी गई अन्य घटनाओं को जोड़कर देखना जरूरी है। ईरान के मिनाब शहर के स्कूल पर बम गिरा जिसमें 7 से 12 साल की 165 बच्चियां मारी गईं। बहुत ही दर्दनाक। फिर अयातुल्ला खामेनी की हत्या हुई और एक सामरिक घटना ये घटी कि कतर में मौजूद ईरान का $1 अरब का IRGC रडार सिस्टम नष्ट कर दिया गया। वो रडार जो मिसाइलों को ट्रैक करता था। जी, अमेरिका ने शायद ईरान की समुद्री और हवाई सुरक्षा को अंधा करने के लिए इसे निशाना बनाया ताकि वो इस युद्धपोत को आसानी से डुबो सकें। और इन्हीं भू राजनीतिक चालों के बीच कूटनीतिक मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह की चेतावनी सामने आती है। वो 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हुए लेमुआ समझौते का जिक्र करते हैं। लेमुआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। बिल्कुल। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस समझौते का फायदा उठाकर भारत को इस युद्ध में धकेलना चाहता है? अगर अमेरिकी युद्धपोत भारत के ठिकानों से लॉजिस्टिक्स ले रहे हैं तो भारत की तटस्थ छवि का क्या होगा? ये सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ी चिंता है और ये भारत के उन दावों से सीधे टकराती है जो पिछले कुछ सालों में किए गए हैं। पिछली दिवाली पर प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत से कहा था कि दुनिया की 66% तेल सप्लाई और 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से गुजरते हैं। और भारत इस क्षेत्र का ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर है। बिल्कुल, लेकिन जब भारत के इतने करीब एक मेहमान जहाज पर हमला होता है और आधिकारिक चुप्पी रहती है तो उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और टाइमिंग भी देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका की युद्ध घोषणा से ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर थे। ये कूटनीतिक टाइमिंग को और जटिल बनाता है। वाकई ये पूरा घटनाक्रम ये सोचने पे मजबूर करता है कि वैश्विक राजनीति में अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्श कैसे कठोर सामरिक यथार्थ के आगे बौने साबित हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक सभी श्रोताओं के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंद महासागर में होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर वैश्विक तेल आपूर्ति, महंगाई और हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। जी, और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत सामग्री पर आधारित तो है लेकिन एक नया नजरिया देता है। बताइए। ये घटना एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जैसे कूटनीतिक मेलजोल के आयोजनों के तुरंत बाद समुद्री रास्ते इतने असुरक्षित हो सकते हैं तो क्या भविष्य में छोटे या विकासशील देश महाशक्तियों के साझा सैन्य अभ्यासों में अपने जहाज भेजने से पूरी तरह से कतराने लगेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम भविष्य में ऐसे नए गुप्त समुद्री गठबंधन देखेंगे जो इन पारंपरिक वैश्विक ताकतों से पूरी तरह कटकर काम करेंगे? एक बहुत ही विचारणीय और उत्तेजक बिंदु। क्या समंदर अब हमेशा के लिए एक ऐसा साइलेंट वॉर जोन बन गया है जहां कोई किसी का मेहमान नहीं होता? ये सोचने वाली बात है। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस डीप डाइव से कूटनीति की इस बिसात को समझने में मदद मिली होगी। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।